पुलिस थाने में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज इस थाने में एक नई लेडी इंस्पेक्टर ज्वाइन होने वाली थी, जो कि इसी गांव से है। जैसे ही वो इंस्पेक्टर वर्दी पहनकर थाने में आती है, तो लेडी हवलदार पूनम उसके गले में फूलों का हार डालती है। आइए मैडम, इस थाने में आपका स्वागत है। मैडम मत बोलो दीदी, भले ही मैं पद में आपसे ऊपर हूँ, पर मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आपने ही मेरी मदद की है। सरिता अपने स्वागत में आए सभी लोगों से कहती है, और हाँ, मैं अपने इस गांव में एक पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, बल्कि एक बेटी बनकर सबकी मदद करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि इस गांव से सारे अपराधों को खत्म कर सकूं। सरिता की इन बातों से गांव वालों को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि गांव में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। पूनम दीदी, आप मुझे वो रजिस्टर दे दीजिए जिसमें इस महीने के अपराधों की जानकारी है। पूनम के पीछे सरिता पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, जहां पूनम सरिता को रजिस्टर दे देती है। सरिता रजिस्टर को पढ़ने लगती है। महीना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और शिकायतों से रजिस्टर के पन्ने खत्म हो गए। यहाँ का यही हाल है बहन। गांव में लोग तो गिनती के हैं, पर अपराध अनगिनत हैं। अब सरिता एक एक करके सारे अपराधियों का पता लगाने की कोशिश करती है और उनको पकड़ती है। इस सब में हवलदार दुनाव भी सरिता के साथ है, पर सरिता देखती है कि दुनाव कोई भी काम ठीक से नहीं करता। क्या मैडम, आप अभी आई हैं? क्या आज ही सारे क्राइम खत्म कर देंगी? अरे वाह दुनाव जी, आप तो शायरी अच्छी कर लेते हो, बस ड्यूटी अच्छी नहीं करते। ड्यूटी का क्या है ना मैडम, उसको करके दिल को शांति नहीं मिलती है, बस शरीर को बेचैनी मिलती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो आपको शांति तो मिलेगी नहीं, बस बेचैनी मिलेगी। सरिता को दुनाव पर कुछ शक होता है, क्योंकि वो अक्सर ड्यूटी के दौरान कहीं गायब रहता था, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर लेती है और अपने काम पर ध्यान देती है। अब सरिता ने कुछ ही दिनों में कई सारे अपराधियों को जेल में डलवा दिया था। लगता है मैडम आपका इन अपराधियों से कोई पुराना और रूखा सूखा रिश्ता है, इसलिए आप इनको जेल की गीली रोटी खिला रही हैं। खास तौर पर इस जमीन हड़पने वाले से तो। सही लगता है आपको? इन जमीन हड़पने वालों से तो मेरा बचपन से ही गहरा रिश्ता है। मुझे बेघर जो कर दिया था इन लोगों ने। मैडम एक बात कहूँ, चाहे शायरी हो या बात, समझ में तभी आती है जब पूरी बताई जाए। सरिता दुनाव को अपने बचपन की घटना बताने लगती है। सरिता अपने स्कूल से वापस घर आती है और देखती है कि कुछ लोग उसके घर का सामान बाहर फेंक रहे हैं। ये देखकर वो डर जाती है। पापा, ये लोग हमारी चीजों को घर से बाहर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि बेटा, अब ये घर हमारा नहीं रहा। पर हम लोग तो हमेशा से यहीं रहते हैं और मैंने तो अपने सभी दोस्तों को बताया है कि यही हमारा घर है। चलो बेटी, अब यहाँ से चलते हैं। तुम अपनी किताबें उठा लो। पर पापा, हम जाएंगे कहाँ? हमारा नया घर कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटी। अब हम बेघर हैं और बेघर का कोई घर नहीं होता। जहाँ थोड़ी सी छत दिखेगी वहीं अपना आशियाना डाल देंगे। ये बात कहते हुए सरिता के पापा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरिता भी अपने घर की ओर देखती है और रोने लगती है और पापा से लिपट जाती है। यहाँ अपनी कहानी बताते हुए सरिता की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि बेघर थी आप। अब तो पता चल गया ना कि मैं इन जमीन हड़पने वालों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। दुनाव अपने मन में कहता है। पता चल गया मैडम, अब ये बात किसी और को भी पता चलनी चाहिए। दुनाव यहाँ से सीधे सरपंच के घर जाता है और उनको ये बात बताता है। मालिक, ये जो इंस्पेक्टर आई है ना, इसको बचपन में ही एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। बेचारी बचपन में ही घर से बेघर हो गई थी और अब जमीन हड़पने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। वाह मेरे शायर, तुम शायरी तो अच्छी नहीं करते, पर हाँ, खबरें अच्छी सुनाते हो। आखिर इसीलिए तो मैं तुम्हें सरकार से ज्यादा पैसे देता हूँ। दुनाव वर्दी तो पहने हुए था, पर वो असल में सरपंच के लिए काम करता था और इस बात से सरिता पूरी तरह अनजान थी।
और अपनी सारी नीतियां दुनाव को बता देती थी, जिसे वो सरपंच तक पहुंचा देता था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारे अपराधी आजकल इतने सतर्क कैसे हो गए हैं। सरिता बहुत परेशान थी, पर तभी उसको सुबह सुबह अपने पुलिस स्टेशन में एक चमकता हुआ न्यूज़पेपर दिखाई देता है। वो उसको पढ़ने लगती है। कल 22 तारीख को राजू और चुन्नू नाम के अपराधी पवन चाचा के घर में लूटपाट करने वाले हैं। साथ ही ये दोनों लोग रिंकी के घर पर भी कब्जा करेंगे। अच्छा, तो ये सब करने वाले हैं ये लोग। अगले दिन जब दोनों अपराधी अपराध करने के लिए जाते हैं तो सरिता उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डलवा देती है। अब इसी तरह सरिता जादुई अखबार से मिली खबरों की मदद से हर अपराधी को कोई नया अपराध करने से पहले ही पकड़ लेती है। पर ये अखबार वाली बात दुनाव को पता चल जाती है। लगता है इसका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। दुनाव अब सरपंच के पास जाता है और उसको बताता है कि सरिता के हाथ एक जादुई अखबार लगा है, जिससे उसको सारी खबरें एक दिन पहले ही पता चल जाती हैं। अब सरपंच रात को पुलिस थाने आकर उस अखबार को चुराता है, पर उसके आधे पन्ने गायब थे। ये क्या, अखबार वो भी आधा? सरपंच बहुत ढूंढता है, पर उसको बाकी का आधा अखबार नहीं मिलता और वो उसे ही लेकर वापस आ जाता है। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये मेरे लोगों को चोरी और जमीन हड़पने से रोकती है। अब सरपंच को आधे जादुई अखबार से ये पता चलता है कि पुलिस कब और कहां छापा मारने वाली है, इसलिए वो अपने लोगों को पहले ही सतर्क कर देता है। यहाँ सरिता परेशान हो जाती है कि आखिर छापा मारने से पहले ही अपराधियों को पता कैसे चल रहा है। सरपंच जी, हमारी मैडम का तो बुरा हाल है। ये सोच सोच के कि आखिर अपराधियों को पता कैसे चल रहा है कि पुलिस आने वाली है। अब बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। सरपंच अब गांव के सबसे अमीर आदमी के घर चोरी करने के लिए जाता है, पर उसे वो अमीर आदमी देख लेता है और पुलिस में शिकायत करवाने जाता है। अगर आपने सरपंच जी को अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है, तो मैं उनको आज ही गिरफ्तार कर लेती हूँ। सरिता जब सरपंच को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, तो उसका एक आदमी मोहन बीच में आ जाता है। मैडम, वो चोरी सरपंच जी ने नहीं की, मैंने की है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये देखकर सरिता हैरान हो जाती है। मुझे पता है कि चोरी सरपंच जी ने की है। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया, तो मैं आपसे जेल में चक्की पिसवाऊंगी। मुझसे जेल में चक्की पिसवाने वाली आखिर तुम हो कौन? सिंघम हो क्या? मैं सिंघम नहीं रे, मैं तो लेडी सिंघम हूँ। अब सरिता यहाँ से मोहन को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाती है। यहाँ सरपंच अखबार पढ़ता है। ये क्या, इसमें तो लिखा है कि गांव के सरपंच को हुई 5 साल की जेल, थाने में चोरी करते हुए पकड़ा गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दुनाव सरपंच के पास आता है। साहब, सरिता मैडम को आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं और उन्होंने वो फाइल थाने में रखी है। ये खबर तुझसे पहले तो मुझे अखबार ने दे दी थी, पर अब वो फाइल थाने से गायब हो जाएगी। सरपंच रात को थाने में जाता है और फाइल चुराने में कामयाब हो जाता है। अब वो लेडी सिंघम तो क्या, खुद सिंघम भी आकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी यहाँ सरिता पहुँच जाती है। तेरे लिए तो लेडी सिंघम ही काफी है। चल थाने, मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत हैं। मेरे खिलाफ सबूत? आखिर क्या किया है मैंने? तूने पुलिस थाने से सरकारी कागजात चुराए हैं। सरकारी कागजात? मैं उन्हें क्यों चुराऊंगा? ये बात यहाँ नहीं, अदालत में बताना। तुम मुझे अदालत में ले जाने वाली होती कौन हो? मैं लेडी सिंघम रे, भूल गया क्या? बहुत सालों से दूसरों की जमीन हड़प कर इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था। अब कुछ साल जेल में आराम कर। बकवास बंद करो। क्या सबूत है कि मैंने पुलिस थाने में चोरी की है? सरिता अपना फोन निकालकर उसमें सरपंच को कुछ दिखाती है। मैंने कल रात थाने में छुपकर सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, जिनमें तू साफ साफ चोरी करते हुए दिख रहा था, और हमारे थाने से कल सैकड़ों सरकारी कागजात गायब हुए हैं। देखो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो,
मैं कल रात थाने में आया जरूर था, लेकिन मैंने कोई सरकारी कागजात नहीं चुराए। मैं तो बस तू तो बस तेरे खिलाफ जमा सबूतों की फाइल चुराने आया था, है ना? मुझे पता है तूने कोई सरकारी कागजात नहीं चुराए, लेकिन फिर भी मैं तुझे इस केस में सजा दिलवाऊंगी। इसीलिए तुम पुलिस वाली बनी हो, ताकि लोगों पर झूठे चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाओ। क्या तू इसलिए सरपंच बना है ताकि लोगों की जमीन हड़प सके? तुझे पता है तुझे थाने में चोरी करने के लिए मैंने ही बुलाया था। क्या? हाँ, मुझे पता चल गया था कि दुनाव तुम्हारा चमचा है, इसलिए मैंने इसके दिमाग में ये बात डाल दी कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत की फाइल है, जिसे मैंने थाने में संभाल के रखा है। पर मुझे वो खबर दुनाव से पहले उस जादुई अखबार से मिल गई थी। वाह, जादुई अखबार भी मैंने ही थाने में रखा था ताकि तुम उसको चुरा सको। याद है उसका आधा हिस्सा गायब था, वो मेरे पास था। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? हाँ, तो जैसे शकुनी को पकड़ने के लिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। तभी वहाँ दुनाव आता है। आ जाओ दुनाव, तुम्हारा नाम जिसने भी दुनाव रखा है सही रखा है। तुम 2 नाव पर सवार हो गए थे, पर अब तुम्हारी कश्ती भी डूब चुकी है। सरपंच के साथ तुम भी जेल में चक्की पीसोगे। सरिता इन दोनों को 5 साल के लिए जेल भिजवाती है और सरपंच ने गांव वालों की जो भी जमीन हड़पी थी वो सबको उनकी जमीन वापस दिलवाती है। 6 साल के भानु के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। भानु की मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। और तुम दादी दादा को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ? नहीं करूँगा। और अपनी पैंट में सूसू मत करना। जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु झाड़ियों में छुपा होता है। उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने भानु को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुपो और मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद भानु के मम्मी पापा लौट आते हैं। ये हुर्रे, मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए? हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसने सूसू तो नहीं की? भानु अपनी दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरह पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन भानु की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। भानु के दादा दादी भानु की परवरिश करते हैं। भानु जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वो दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वो सब की खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन भानु हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। भानु तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है ताकि सांप का विष निकल जाए और वो पूरे शरीर में न फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से भानु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी के साथ हॉस्पिटल में पाता है। अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, 2 लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून की कई बोतलें चढ़ा चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में भानु एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है।
कुछ दिनों बाद भानु के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है और ना ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो, घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन भानु और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा भानु, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी। श्वेता जब भानु के घर जाती है तो वो भानु के घर पर भानु के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी हुई देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वे दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। भानु श्वेता को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस का रिटन टेस्ट पास कर भी लेती है। अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन श्वेता सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। नहीं दादी, मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक श्वेता के सर के चोट भी ठीक हो जाती है। वो सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है, मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी,
हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माँ जी पूछे तो उनसे कहना अब मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहाँ आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे। अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।